आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर करोड़ों की सौगात वो जनता को देंगे। देखिए रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह के लगभग 11 बजे झारखंड के धनबाद में रहेंगे, जहां पीएम मोदी 35,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम तीसरे उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 7600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा 660 मेगावाट की क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत करेंगे। झारखंड दौरे के बाद पीएम मोदी करीब दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे, जहां आराम बाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के आराम बाग में 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल पाइपलाइन और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई रेल परियोजनाओं के साथ सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन नादिया जिले के कृष्णानगर से पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का जो संकट था वो टल गया है। सभी धड़ों में सुलह हो गई और सभी लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी फिलहाल बच गई है। गुरुवार को सीएम सुक्खू के घर नाश्ते पर कांग्रेस के 32 विधायक पहुंचे। नाराज विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को आप मत चुराइए, इसमें हमें काम करने दीजिए और जनता की अदालत में फिर हमारे खिलाफ जब आप जाएंगे उनसे सवाल पूछिए। लोग मैं फिर पूछना हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता है। फिलहाल सुक्खू की सरकार कागज पर मजबूत नजर आ रही है। शिमला में गुरुवार को भी कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने दिन भर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। मेल मुलाकात और सुलह सफाई के बाद पर्यवेक्षकों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सीएम सुक्खू ही रहेंगे। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Udaji is speaking. Yoruba is speaking. There is no problem in the government. कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल बैठाने के लिए एक समन्वय समिति का ऐलान किया है, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं और 3 मेंबर्स का ऐलान दिल्ली से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का संकट सुलझाने के लिए कांग्रेस ने समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया है। समन्वय समिति में पार्टी के 6 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। समिति में सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये समिति सरकार और संगठन में समन्वय करेगी। All of them have sorted out all their differences. We are forming a coordination committee between the party and the government. कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई भी विधायक पार्टी के बारे में, अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान दिल्ली में होगा। बगावत के बाद आरोप लग रहा था कि संगठन और सरकार में समन्वय नहीं है। सरकार का संकट फिलहाल खत्म होने के बाद पार्टी का अब पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। सुलह सफाई के बाद कांग्रेस नेता मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है। उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट अभी टला नहीं। कांग्रेस भले ही कुछ भी दावे करे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह संकट बरकरार है और कभी भी हिमाचल प्रदेश में सरकार गिर सकती है। हिमाचल में बीजेपी अब भी दावा कर रही है कि सुक्खू सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी। प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत का दौर आपके साथ अगर इस प्रकार से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। थोड़ा हिम्मत करिए, मैं यही कहूँगा उनसे। तो विचार करेंगे सारी बात को लेकर। सरकार अभी सेफ है, अभी भी खतरे में? ये सेफ न पहले थी, न आज है और न कल तो होगी ही। सभा के पहले गिरेगी? कभी गिर जाएगी, कभी। आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। इसी बीच हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बगावत करने वाले 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। बागी विधायकों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक रवि ठाकुर के परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके घर का रास्ता बंद कर दिया है। ये रोड किससे बन गया भैया? ये स्टे ऑर्डर है ना, स्टे ऑर्डर है, कैसे बन गया रोड?
चेक कीजिए, पेपर चेक कीजिए, आप लोग हैं, आपको ही बोलेंगे ना, चेक कीजिए भैया, है ना स्टे ऑर्डर। देखिए, महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर समझौता हो चुका है और बहुत जल्द सीटों का ऐलान संभव है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से गठबंधन में शामिल उद्धव गुट वाली शिवसेना 21 सीट, कांग्रेस 15 सीट, शरद पवार गुट वाली एनसीपी 9 सीट, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीट, राजू शेट्टी की स्वाभिमान पक्ष 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कोई भी अपना प्रस्ताव तो रखेगा ना, उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा तो होगी और चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय आता है ना। आप चर्चा का दरवाजा गणतंत्र में बंद नहीं रखते, चर्चा ये हक है। सूत्रों के मुताबिक तय फॉर्मूले के मुताबिक जिस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में जो सीट जीती थी उसे वो सीट मिलेगी, भले ही जीतने वाला सांसद अब पार्टी में हो या नहीं हो। मुंबई में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद अब दिल्ली में इस मुद्दे पर आखिरी चर्चा होगी और दिल्ली से ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान होगा। बिहार में विवादों में घिरे रहने वाले अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। उन्हें बिहार सरकार की तरफ से एनओसी मिल गया है, साथ ही रिलीज भी कर दिया गया है। बिहार में अपने फैसलों से विवादों में घिरे रहने वाले अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने खुद सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी। दरअसल उनके लिए हर फैसले पर विवाद हो रहा था। राजभवन से भी पाठक का टकराव चल रहा था। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर भी विवाद था। अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हैं। मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। अब बताइए, जब मुख्यमंत्री का वैल्यू नहीं है तो डिप्टी सीएम का क्या वैल्यू होगा? चूंकि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अब समझ रहे, 2 बार मुख्यमंत्री के बोलने के बावजूद अक्षरशः उनके बातों का पालन नहीं होने का मतलब हुआ इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड गवर्नेंस। जाने से पहले के पाठक ने बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति और अधिकारियों का वेतन रोक दिया था। इसको लेकर राजभवन से भी टकराव हो गया था। इससे पहले पाठक के कुछ आदेशों पर शिक्षकों ने भी हंगामा किया था। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने 14 फरवरी को किया था। आज से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और हफ्ते में 6 दिन मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर आज से आम लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। आज से यह मंदिर हफ्ते में 6 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। सुबह 9 से रात 8 बजे तक भक्त मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। सोमवार को मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने 14 फरवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था। 15 फरवरी से 29 फरवरी तक वीआईपी मेहमानों के साथ एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने वाले विदेशी भक्तों को मंदिर में जाने की इजाजत दी गई थी। मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहेगा। मंदिर में जाने के लिए कोई टिकट नहीं है। एंट्री के लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल राहबा के पास 27 एकड़ जमीन पर करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण कराया है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज कुछ दिनों का वक्त अब बाकी रह गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही लगातार बैठकों का दौर भी आगे बढ़ा रही है और 370 प्लस के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी को लेकर आज ये जानकारी है कि उसकी पहली लिस्ट आज आ सकती है। देखिए, लगातार ये कवायद की जा रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं का जिक्र भी जो लिस्ट आएगी पहली उसमें संभव है और साथ ही साथ 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को लेकर कल रात केंद्रीय चुनाव समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी 4 घंटे तक बैठक हुई है। अब किस किस बड़े नेता का नाम इस लिस्ट में होगा, इसी का इंतजार है। फिलहाल आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। 4 घंटे से ज्यादा का मंथन, 2024 जीत का प्लान तैयार, 14 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा,
4 केंद्र शासित प्रदेशों पर बैठक। आज दोपहर आएगी पहली लिस्ट। मिशन 370 हासिल करने के लिए बीजेपी की रणनीति तकरीबन तैयार है। पीएम राज्य दर राज्य पहुंचकर रैली और चुनावी सौगात दे रहे हैं, तो दिल्ली समेत हर राज्यों में बैठकों का दौर जारी है। यानी बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता करने में 24 घंटे जुटी हुई है। और 2024 चुनाव को लेकर आज पार्टी के लिए खास दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक से पहले 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की पार्टी कोर कमेटी के साथ पार्टी के आला नेताओं ने बात की और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। फिर उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार कर इसे केंद्रीय चुनाव समिति में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग गई है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं, जिनमें कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। पार्टी की आज जारी होने वाली लिस्ट में जिन दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं, उनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, जिन्हें फिर वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह गांधीनगर से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को सबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है, लेकिन शिवराज ने विदिशा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। संबित पात्रा को पुरी, भूपेंद्र यादव को भिवानी बल्लभगढ़, सर्वानंद सोनेवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र रैना राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओम बिरला को कोटा, मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और परवेश वर्मा को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में खासतौर पर उन सीटों पर फोकस रहने की चर्चा है जिन पर पार्टी 2019 में चुनाव हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पहली लिस्ट में उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी चुनावी तैयारी को और मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। ये बैठक रात करीब 10:50 पर शुरू हुई और ये बैठक देर रात 3 बजे के बाद खत्म हुई है। इन 4 घंटों में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। बैठक से पहले त्रिपुरा पर भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन त्रिपुरा की लोकसभा सीटों पर चर्चा नहीं हुई। त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों पर पार्टी जल्द बैठक करेगी। बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली लिस्ट में हो सकता है बड़े नेताओं का नाम। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11, असम गण परिषद 2 और यूपीपीएल 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी और राहुल की यात्रा पर निशाना साधा। किया दावा, बिहार बीजेपी को 40 सीटों पर जिताकर जताएंगे पीएम मोदी पर विश्वास। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने तेलंगाना के सीएम आर रेड्डी को दी लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती। कहा, मौका और दूसरे फायदों के लिए लोग छोड़ते रहते हैं पार्टी। संतों ने उठाई मांग, हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को मिले टिकट। कहा, अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो होगा हरिद्वार का विकास। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम पर की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन जरूरी संसाधनों की व्यवस्थाओं पर चर्चा। संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। शेख शाहजहां से पूछताछ करेंगे सीआईडी के अधिकारी। जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता जी के राज में जंगल राज है, न्याय मांगने पर जनता को कुचला जा रहा। आज से चंडीगढ़ में शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे राज्य का बजट। 15 मार्च तक पंजाब का बजट सत्र चलेगा।
बिहार में विवादों में घिरे रहने वाले अधिकारी के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा जाएगा। नीतीश सरकार ने उन्हें एनओसी दिया और साथ ही रिलीज भी कर दिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान, दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान नेताओं ने नहीं किया कोई ऐलान। 29 फरवरी को लेना था फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जेएनयू में फिर से छात्र संगठनों में झड़प हुई है, बवाल हुआ है और छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव में पहले जेएनयू में झड़प होती रही है और एक बार फिर से देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये है तस्वीर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है और उन्हीं वजह से सिर्फ सुर्खियों में है जिन वजहों से रहता। आप देखिए किस तरीके से 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं, मारपीट हो रही है। जेएनयू में फिर से छात्र संगठनों में झड़प हुई है और छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली है और वही तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव से पहले जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई है, उसी की तस्वीर आपके सामने है। तो दिल्ली के जेएनयू की तस्वीरें हैं जहां पर जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी आजादिका भी जुड़ गई। आजादिका, ये कौन कौन से संगठन हैं जो आपस में भिड़ गए और विवाद किस बात को लेकर था? देखिए, अपडेट लगातार ऐसी वीडियोस आ रही हैं और ये रात से ही, आधी रात से सिलसिला चल रहा है ऐसी वीडियोस आने का। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहां पर लेफ्ट संगठन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं राइट संगठनों की जो इकाइयों हैं उन पर, वहीं जो राइट संगठन है वो लेफ्ट संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले डीएसएफ यानी कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन और आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आरोप लगाते हुए एबीवीपी पर एक प्रेस रिलीज जारी करी और कहा है कि एबीवीपी नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो। जानकारी के लिए दर्शकों को बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो कुछ दिनों में होने वाले हैं और उससे पहले जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो आयोजित की जा रही है। 3 हफ्ते पहले भी जो जनरल बॉडी मीटिंग है वो आयोजित की गई थी, उसमें भी इस तरह की अस्थिरता दिखाई दी थी। एक बार फिर बीते दिन भी जनरल बॉडी मीटिंग जो है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है और मेंबर्स हैं वो भी चुन लिए गए थे। लेकिन उसके बाद में लेफ्ट और राइट संगठनों के बीच में विवाद होता है। बिल्कुल विवाद हुआ जातिका, और अभी चुनाव तो हुए भी नहीं है, चुनाव में दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। क्या इसके बाद प्रशासन जो है वो सख्त होगा? कैसे संभालेंगे इन हालातों को? आजादिका, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, प्रशासन ने फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोला है क्योंकि आधी रात का ये पूरा मामला है और अब प्रशासन को जाकर हमारे जरिए जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। कुछ प्रोफेसर्स को, कुछ जो टीचर्स हैं उनको रात को जानकारी मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी जेएनयू कैंपस में रहते हुए भी नहीं मिली और हमारे कॉल जाने के बाद उन्हें ये जानकारी मिल रही है। तो जाहिर तौर पर कुछ वक्त इंतजार करना होगा, देखना होगा कि वो एक्शन क्या लेंगे, लेकिन एक अच्छा सॉलिड एक्शन होना चाहिए क्योंकि आए दिन जवाहरलाल नेहरू से अगर हमें खबरें मिल रही हैं तो आखिर विवाद की क्यों मिल रही हैं। जो उनकी कुलपति हैं शांतिश्री धुलुपुड़ी जी, पंडित जी, वो लगातार ये बोलती आई हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं वो बेसलेस होती हैं, वो विश्वविद्यालय का माहौल और रेप्यूटेशन खराब करती हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की रेप्यूटेशन पूरे विश्व स्तर में देखें तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं, बहुत मुश्किल से। लेकिन असल में क्या हो रहा है वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भले ही ये कहे कि रेपुटेशन खराब की जा रही है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बहुत शुक्रिया आपका आजादी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वी भारत के 3 राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। उनका पहला पड़ाव झारखंड होगा और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे। पीएम कल भी पश्चिम बंगाल में रहेंगे। उसके बाद कल वो बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां पर वो रैलियों के साथ साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। 24 में 400 फिर एक बार पीएम मोदी का ये महज चुनावी नारा नहीं है, ये वो टारगेट है
जिससे बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तय किया गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी खुद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं, साथ ही साथ करोड़ों की चुनावी सौगात भी दे रहे हैं। बीजेपी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर 370 प्लस का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां खास फोकस करना पड़ेगा। पार्टी की कोशिश होगी कि पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कुल 42 सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीती थी, वहीं टीएमसी को 22 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। अगर बीजेपी को 370 का लक्ष्य हासिल करना है तो इसके नीचे का आंकड़ा कतई मंजूर नहीं होगा। लिहाजा केरल और तमिलनाडु के बाद एक और विपक्ष के गढ़ में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। आज 11 बजे धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे, जहां वो एक रैली करेंगे और झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे, जहां वो आराम बाग में एक रैली करेंगे और राज्य को 7200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2 मार्च को सुबह करीब 10:30 बजे वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे और 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:15 बजे बिहार के बेगूसराय में रैली करेंगे। 1,48,000 करोड़ की रेल और गैस क्षेत्र परियोजनाओं के साथ बिहार में 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। 6 मार्च को नॉर्थ 24 परगना के बारासात में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम इसके अलावा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। हुगली के आरामबाग में प्रधानमंत्री 2,790 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्ची तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम 2680 करोड़ रुपए की रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TMTPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित LPG बॉटलिंग प्लांट इस क्षेत्र का पहला LPG बॉटलिंग प्लांट होगा। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से पहले झारखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। 370 के बीजेपी के लक्ष्य के लिए ये विपक्षी गढ़ भी बीजेपी के लिए अहम है। पिछले चुनाव में राज्य की 14 सीटों में से बीजेपी को 11 और सहयोगी पार्टी AJSU को 1 सीट पर जीत मिली थी। लिहाजा बीजेपी यहां भी आंकड़ा बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। अपने झारखंड दौरे में पीएम आज कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। धनबाद में 8,939 करोड़ की लागत से बने सिंदरी HURL खाद कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। धनबाद के बाद पीएम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। और बड़ी जानकारी दे प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगले 2 दिन तक राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। आज 1 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि इसके अगले दिन पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार में विकास कार्यक्रमों का हिस्सा मैं बनूंगा और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो अपने दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इसे बताया कि ये मेरे सौभाग्य की बात है कि 2 दिनों तक अलग अलग जगहों पर रहकर अब मैं शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा। और चलिए बात हिमाचल की सियासत की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल चुका है। पार्टी ने तय कर दिया है कि सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी ने विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी भी काफी हद तक कम कर दी है और उनकी मां प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी अब लोकसभा चुनाव को प्राथमिकता बता रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस के कुनबे में ये शांति कब तक?
हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को आप मत चुराइए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुकूर सिटिंग जैसे जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी घमासान फिलहाल थम गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से खतरा टल गया है। अब तक नाराज दिख रही हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ नजर आए। दोनों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, उससे हम निपटने में थोड़े से कामयाब हुए। और फिर आई प्राकृतिक आपदा, उसमें हम निपटे। फिर आई राजनीतिक आपदा। मैं तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा, जो हिमाचल के जो लोग सत्ता का सुख पालने की सपने देख रहे हैं, हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को आप मत चुराइए। बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस का कलह खुलकर सामने आ गया है। पार्टी और सरकार पर खतरा मंडराता देख केंद्रीय नेतृत्व ने 2 सीनियर नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को शिमला भेजा। दोनों ने नाराज नेताओं और सीएम से कई दौर की बैठकें की और वो घमासान को शांत कराने में फिलहाल कामयाब रहे। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हिमाचल के सियासी संकट पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह रात 12 बजे पंचकुला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों से मुलाकात की है। रात 12 बजे पंचकुला विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। जानकारी मिल रही है कि जो बागी विधायक हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। रोहित सिंह सावल मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंचकुला में बागी विधायकों से रोहित जी मुलाकात हुई है और क्या लग रहा है, जो दावा बीजेपी कर रही है कि किसी भी वक्त सोकर जगेंगे और सरकार गिरने की खबर आपको मिल सकती है, उस ओर ये इशारा होते हुए? देखिए, जैसे बड़ी खबर यही है कि विक्रमादित्य सिंह रात करीब 10:30 बजे के आसपास वो शिमला से निकले पंचकुला के लिए। पंचकुला में उस होटल में गए जहां पर तमाम जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक है जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया स्पीकर ने कल, उनसे मुलाकात की है रात में, और अभी भी वो पंचकुला में मौजूद है। और खबर ये भी है कि हो सकता है वो अब दिल्ली जाएं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में जाके क्या करेंगे। क्या कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे या बीजेपी आला कमान से मुलाकात करेंगे? क्योंकि देखिए, कल कांग्रेस के साथ बैठे, कल कैबिनेट की मीटिंग में गए, मुख्यमंत्री के साथ बैठे विक्रमादित्य सिंह और कहा कि सब ठीक ठाक है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर पंचकुला जाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि बागी विधायकों से मिलना और मिलकर आगे की चर्चा करना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिमाचल का सियासी संकट जो है, सुक्खू सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो अभी छटे नहीं है। एक बार फिर से वो बादल घुमड़ कर वापस आए, इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यानी हिमाचल में सियासी संकट बरकरार है, विक्रमादित्य सिंह पंचकुला में है, और इसके बाद एक बार फिर से यहाँ शिमला में सरकार में एक बार फिर खलबली मची। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि संकट के बादल खत्म हो चुके हैं, वो बादल अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो बादल गहराए हुए हैं। और जानकारी मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह पहुंचे हुए हैं, 12 बजे वो पंचकुला पहुंचे और वहां पर वो बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके जो मायने हैं, सियासी मायनों से अगर आप देखें हिमाचल के लिहाज से, तो ये बात जो बीजेपी कह रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस ओर भी इशारा कर रहा है।